हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर में। बेटा आज हम अपने इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम आपको दिखेगी क्योंकि बेटा ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से गले में ना हम लोगों के प्रॉब्लम्स आती रहती हैं बीच बीच में। ऐसी थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम है उसके साथ थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। आ जाओ, आज हमें किसकी बात करनी है? आज हमें एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करनी है। मतलब हमने पूरा चैप्टर को डिटेल में देख लिया, हमने नोट्स अच्छे से बना ली, हमने हर एक वो चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा। अब बेटा हमें क्या करना है, हम चैप्टर को थोड़ा सा मूव करने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन देख लें। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन में जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को देखेंगे बेटा जी, ठीक है। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। आपने चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा, आपने नोट्स बनाई होंगी, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने किया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की सीरीज को और बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको पता है 20 एमसीक्यू आते हैं। हम हर एक चैप्टर के एमसीक्यू आपको देंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, ताकि अपने प्रैक्टिस को आप एक बार मेजर कर सके। हमने कैसी पढ़ाई की है, हमने कैसे नोट्स बनाई है, हमने कैसे कॉन्सेप्ट को समझा है बेटा, उसी बेस पर आपको चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिर से कहूंगा कि बेटा गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसका रीजन ये है कि ऑफलाइन क्लासेस, इसके बाद आपका ऑनलाइन बैच, इस तरह करके ज्यादा हो जाता है बेटा। और गला तो भैया वो भी एक इंसान का अंग है, तो एक समय तक ही काम करवाता है, ठीक है बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई बात नहीं सर, हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छी बात है बेटा, एडजस्ट कर लोगे तुम लोग, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पूछा गया है बेटा श्वसन को लेकर कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अगर आपको पता होगा कि जब श्वसन होता है बेटा, तो श्वसन के दौरान क्या होता है, श्वसन के दौरान हीट रिलीज होती है। क्या होता है बेटा, हीट उत्सर्जित होती है, हीट उत्सर्जित होती है। बेटा जब हीट का उत्सर्जन हो, जब हीट उत्सर्जित हो, तो बेटा इस तरीके की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जो हीट का उत्सर्जन करती हैं, जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा बेटा? ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हल्के में मत लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आज के ऐसे हैं जो पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसीलिए चीजों को अच्छी तरीके से समझिएगा, बाद में मत कहिएगा सर आपने समझाया नहीं। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। आ जाओ देखते हैं फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है। बेटा ये डायरेक्ट याद रखने वाली बात है, ये बेटा डायरेक्ट याद रखने वाली है कि फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है। बेटा यहां पर ये हरा लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हरा कर लीजिएगा आप। बेटा जी फेरस सल्फेट का जो रंग होता है, फेरस सल्फेट का रंग बेटा हरा होता है। किस कलर का होता है, ये मैंने हरा से हरा लिख दिया। किस कलर का होता है बेटा, हरा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है? बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते करते चीजें समझ में आती हैं। ये समझ में आएगा कि कैसे हरा है, ये अब मैंने बता दिया। इस क्वेश्चन को आप नोट डाल के अपनी अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपको लेक्चर के दौरान नहीं मिले रहेंगे। देखो एक चीज याद रखना जिंदगी में, हमेशा कोई भी तैयारी करो, कुछ भी पढ़ो, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं हमें जिसे हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट में थे ही नहीं। वो डायरेक्ट याद रखने वाली बातें हैं। जैसे फेरस सल्फेट को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा बेटा जी कि फेरस सल्फेट हरा रंग है। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है बेटा, हरा होता है। चलो आ जाओ आगे शानदार क्वेश्चनों की बात करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, इसका आंसर कौन कौन देगा? जो भी इसका आंसर देना चाहता है वो कमेंट करेगा बेटा। जो भी इसका आंसर देना चाहता है वो कमेंट करेगा। कमेंट क्या करेगा, आ जाओ एक बार देख लो। आ जाओ बेटा जी देखो एक बार क्या कमेंट करना है। देखो दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है पूछा गया है। बताओ दूध से दही बन गया, क्या दही से फिर से दूध बनेगा क्या?
क्या अगर तुमने दूध से दही बना दिया तो क्या इस दही से फिर से दूध बना दोगे क्या? नहीं सर, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, दही से दूध कैसे बन जाएगा? बेटा नहीं बनेगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? बेटा जी ये हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। क्यों रासायनिक हो जाएगा? क्योंकि रासायनिक एक तरफ होने वाला परिवर्तन है, इसमें रिवर्स नहीं आया जा सकता है। एक तरफ होने वाला परिवर्तन मतलब दूध से दही बन गया तो अब दही से दूध नहीं बनेगा। इस तरीके के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सर ये। लो फिर अगला क्वेश्चन और अच्छा आ गया बेटा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अगला आया हुआ है। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है और मैंने ऐसे क्वेश्चन को चूज किया यहां पर जो कि बहुत ही टॉप लिस्ट में चलने वाले क्वेश्चन है। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखेंगे और अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे। बेटा क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ज्वाला से नहीं जलता है? मतलब जलता तो सब है, जितने पदार्थ दिए गए हैं सब जलते हैं बेटा, लेकिन किसमें ज्वाला नहीं होती है? ज्वाला का मतलब जो लपटें जलती हैं आग की वो नहीं होती है बेटा। मोमबत्ती में तो जलती है, कोई डाउट नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, बेटा ये भी जलता है। मेथेन गैस भी जलती है, लेकिन कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। कोयला में आग नहीं उत्पन्न होती है ज्वाला वाली, वो जलता तो है, वो हीट तो उत्पन्न करता है, लेकिन आग नहीं उसके साथ उत्पन्न होती है बेटा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। बेटा कोयले को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोयले को हम कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। सी फॉर कार्बन, कार्बन फॉर क्या होता है? कोयला। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन में स्टार लगा लेना, जरा इस क्वेश्चन में स्टार लगा लेना। जी सर बिल्कुल सर, स्टार लगा लिया आपने, कह दिया हमने स्टार लगा दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा तुमने स्टार लगा लिया। आ जाओ अब देखते हैं, देखो ध्यान से समझना। लिखा है आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? आलू की चिप्स में ही नहीं, कुरकुरे हो गया या जितने पैकेट वाले सामान आते हैं, खाने वाले सामान आते हैं, उनमें बेटा एक तरीके की गैस भरी जाती है और उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। सर ऑक्सीजन भरी जाती है। बेटा ऑक्सीजन से बचाने के लिए ही तो गैस भरी जाती है, तो ऑक्सीजन को कैसे भर दोगे बताओ? ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा, विकृत गंधिता आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे? पहला क्वेश्चन तो सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि क्यों नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस बेटा अक्रिय होती है। अक्रिय का मतलब होता है जो किसी से क्रिया ना करे। बेटा नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? नाइट्रोजन गैस अक्रिय होती है, जो किसी से क्रिया ना करे, जो किसी से क्रिया ना करे, जो किसी से क्रिया ना करे। तो बेटा ये किसी से क्रिया नहीं करती, तो ये क्रिया नहीं करती तो खाना खराब नहीं होता। तो ये किससे बताती है, किससे बचाती है खाने को? ये खाने को बचाती है विकृत गंधिता से। विकृत गंधिता। बेटा क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए उपयुक्त में से कौन सी गैस भरी जाती है, तब भी नाइट्रोजन होगा। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तब भी नाइट्रोजन होगा। क्वेश्चन अगर ये पूछे कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तब तुम कहोगे कि ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को बचाने के लिए। भैया ऑक्सीजन अगर आ जाएगी किसी तरीके से तो ऑक्सीजन खराब कर देगी, इसीलिए ऑक्सीजन से खाने को बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन भर देते हैं। ये अक्रिय होती है, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, और अगर क्रियाएं नहीं होंगी तो खाना खराब नहीं होगा, लेट से खराब होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि हम लोग विकृत गंधिता में नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, उसका क्या रीजन है? तो एक तो रीजन अक्रिय वाला हो गया, दूसरा रीजन ये है कि इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए, बेटा ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था, काफी चांसेस हैं कि इस बार आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाए। कई बार पूछा गया है, हो सकता है फिर से पूछा जाए। अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन प्रयोग के ऊपर है, ये क्वेश्चन प्रयोग के ऊपर है।
एक प्रयोग है जिसे हमने किया भी था, अच्छी तरीके से समझा भी था। बेटा प्रयोग क्या था कि अगर तुम मैग्नीशियम की रिबन ले लोगे और उसे जला दोगे तो बेटा वो चमकीले कलर से जलती है। किस कलर से जलती है? चमकीले कलर से जलती है। यही क्वेश्चन पूछा कि कौन से आग उत्पन्न होती है? चमकीले कलर की आग उत्पन्न होती है, व्हाइट कलर की आग उत्पन्न होती है। इसका ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? बेटा कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो पहले समझो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अगर इसने दो विस्थापन पूछा है, क्या पूछा है? दो विस्थापन पूछा है, तो दो विस्थापन का कॉन्सेप्ट क्या था? दो विस्थापन में एक तो दो रिएक्टेंट होना चाहिए, मतलब दो अभिकारक होना चाहिए, दूसरा दो प्रोडक्ट होना चाहिए, और दोनों प्रोडक्ट में तो रिप्लेसमेंट हो रहा है। जैसे मैं एक कहानी बताऊं तुमको कि अगर मैंने AB लिखा प्लस मैंने क्या लिखा? CD लिखा, तो बेटा जो बनेगा, जो सामने बनेगा, जो आगे बनेगा, बेटा वो ऐसे बनेगा, उनका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और होगा क्या बेटा? ये C इस B का जगह ले लेगा, D B का जगह ले लेगा, और B इसका D का जगह ले लेगा। तो जो बनेगा वो बनेगा AD प्लस CB। तो बेटा ध्यान से देखोगे तो आगे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, आगे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इधर भी दो रिएक्टेंट चाहिए होंगे। जरा ध्यान से देखो, इधर तो एक ही प्रोडक्ट है, इधर तो एक ही प्रोडक्ट है, इधर तो एक ही प्रोडक्ट है, मतलब ये तीनों तो अपने आप गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि दो प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, यहां पर तो एक एक प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यानी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बेटा साफ साफ सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसने हमसे पढ़ा है, जिसने पूरे हमारे लेक्चर देखे हैं, उसको सब कुछ पता होगा, उसको डिटेल में चीजें पता होंगी। क्योंकि बेटा जब हम पढ़ाते हैं, जब हम सिखा रहे होते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, हम ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, हम नोट्स बनवाते हैं। बेटा प्लेलिस्ट में आप जाइए, लिखा होगा कक्षा 10 विज्ञान का संपूर्ण कोर्स, प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, सीरियल से आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहां जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से ये एक अभिक्रिया दी गई है और इस अभिक्रिया में आपको पता करना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जरा ध्यान से समझो, इस अभिक्रिया में दो रिएक्टेंट हैं और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो रिएक्टेंट हैं और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। जरा ध्यान से समझो, दो रिएक्टेंट हैं और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इस अभिक्रिया में। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया में ओनली वन प्रोडक्ट बनता है, ओनली वन प्रोडक्ट बनता है बेटा। तो संयोजन तो गलत हो गया क्योंकि प्रोडक्ट तो दो हैं। अब इसके बाद वियोजन में क्या होता है? बेटा वियोजन में क्या होता है? वियोजन में ओनली वन रिएक्टेंट बनता है। क्या होता है बेटा? ओनली वन रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक रिएक्टेंट बनता है। तो बेटा ओनली वन रिएक्टेंट रहेगा, तो ओनली वन रिएक्टेंट रहेगा, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि दो रिएक्टेंट है। अब आपको पता करना है विस्थापन और द्विविस्थापन, इनमें से कौन सी अभिक्रिया है? दोनों में से एक ही है, लेकिन कौन सी है? तो अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का हुआ हो और जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ हो वो अकेला हो जाए, वो तन्हा हो जाए, तो बेटा वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर वो भी किसी के साथ चला गया तो वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। आ जाओ ध्यान से चीजों को समझो, आ जाओ ध्यान से चीजों को समझो, इसको ध्यान से समझना। देखो आ जाओ, इधर हुआ क्या बेटा जी? इधर इस Zn ने रिप्लेस कर दिया Cu को, Cu इधर से अकेला हो गया। अब तुम देखो, अगर ये Cu किसी के साथ हुआ, अगर ये Cu किसी के साथ होगा, भाई Zn का साथ तो SO4 मिल गया, लेकिन अगर Cu किसी के साथ है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और वो अकेला है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जरा ध्यान से देखो, क्या Cu यहां पे अकेला है? क्या इसके साथ कोई है? क्या नहीं है, ये अकेला है। Cu यहां पर कैसा है? Cu यहां पर बेटा जी अकेला है, और अगर ये अकेला है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? B नंबर की अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगा बेटा। इधर क्या हो जाएगा? इधर विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
विस्थापन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आई? जी सर समझ में आया सर, ये पॉइंट समझ में आए आपके। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नोट डाल के डायरेक्ट इस क्वेश्चन को याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा जी, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर मैं नोट डलवा दूं यहाँ पे, नोट डाल के आप लिख लीजिएगा कि लोहे को जिंक से लेपित करने के विधि को गैल्वेनीकरण बोलते हैं बेटा जी, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। तो इसको क्यों करते हैं? देखो, लोहे में अगर आप जिंक का लेपन लगा देंगे तो लोहे में क्या नहीं लगेगी? लोहे में जंग नहीं लगेगी बेटा, जंग नहीं लगेगी। तो यानी जंग से बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं या जिंक का लेपन कर देते हैं। तो जिंक का लेपन करने की विधि को हम लोग गैल्वेनीकरण बोलते हैं। सामने लिखा हुआ है, नोट डाल के अपनी अपनी नोट्स में इस पॉइंट को लिख लेंगे। सभी बच्चे नोट डाल के अपनी अपनी नोट्स में इस पॉइंट को जरूर लिखें, सभी बच्चे जरूर लिखें इस पॉइंट को। आगे मैं बढ़ता हूं बेटा जी, आगे 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 हम लोग आगे आ चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। बेटा मैंने प्रोसेस बताया था, लोहे पर जंग का लगना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? संक्षारण कहलाता है। विकृत गंधिता क्या है? खाने का खराब हो जाना। बेटा अगर खाने का खराब हो जाना पूछ ले, खाने का खराब होना, तो खाने का खराब होना क्या है? खाने का खराब होना विकृत गंधिता है। क्या है बेटा जी? विकृत गंधिता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बेटा बुझा हुआ चूना कौन सा है? बताओ कौन सा बुझा हुआ चूना है? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा बुझा हुआ चूना है। ये बेटा मैं होमवर्क देने वाला हूं आपको, ये होमवर्क है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। कुछ मैं आपके लिए होमवर्क भी दूंगा बेटा, तभी तो मजा आएगी ना। ऐसे तो नहीं चलेगा कि केवल मैं पढ़ा रहा हूं। क्यों होमवर्क दे रहे हैं सर? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप हल्के में ले लेंगे, अगर आप खोजेंगे ही नहीं, मैंने बता दिया आपने सुन लिया, तो काम नहीं चलेगा बेटा। खोज के लाओ, अगर तुम खोजोगे तुम्हारे दिमाग में सेव हो जाएगा और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ना चाहूंगा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं अभिकारक और उत्पाद सर। नहीं बेटा जी, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेते हैं वो होते हैं बेटा जी अभिकारक। कौन होते हैं? अभिकारक होते हैं। और यही अभिकारक आगे चल के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोडक्ट तो बन रहा है, भाग अभिकारक ले रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाग कौन ले रहा है? भाग अभिकारक ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पूछा गया कौन सी अभिक्रिया है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने उत्पाद कितने रिएक्टेंट। बेटा यहां पर 2 रिएक्टेंट है, 1 और 2, और 2 उत्पाद हैं, 1 और 2। 2 रिएक्टेंट हैं, 2 उत्पाद हैं, तो कौन सा नहीं हो सकता? बेटा संयोजन नहीं हो सकता और वियोजन नहीं हो सकता। संयोजन और वियोजन में एक उत्पाद बनता है, वियोजन में एक अभिकारक रहता है। दोनों की खासियत है, दोनों को पहचानने के मेथड है। तो यहां तो 2 हो गए, तो ये दोनों फेल हो गए। अब इसके बाद आपको पहचानना है द्विविस्थापन में और विस्थापन में। अगर जिस चीज का विस्थापन हुआ हो और उसको साथी मिल गया हो, अकेला ना हो, तो द्विविस्थापन। और अगर साथी ना मिला हो, अकेला हो, तो साथी अगर मिल गया हो तो द्विविस्थापन, अकेला हो तो विस्थापन। आ जाओ देखते हैं इसको साथी मिला है कि नहीं मिला। आ जाओ देखते हैं इसको साथी मिला है कि नहीं मिला। आ जाओ देखते हैं। देखो हुआ क्या बेटा जी कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस Fa को रिप्लेस कर दिया इस Al ने ले ली Fa की जगह, Fe की जगह।
तो Fe क्या हुआ, अलग हो गया, और Al कहां पे आ गया, Fe की जगह आ गया। देखो ना Fe2O3 लिखा है, इधर Al2O3 हो गया, मतलब Al ने जगह ले ली Fe की, और Fe इधर अकेला हो गया। ये देखो ये किसी के साथ नहीं है, ये बेटा अकेला है, और अगर ये अकेला है तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, किसी के साथ होता तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती। यहां पर एक बार विस्थापन हुआ, एक अकेला हो गया, एक को मिला, एक अकेला हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। सॉरी, ये यहां पे मैंने लगा दिया क्या, ये यहां पे लगा दिया क्या, डी नंबर भैया, डी नंबर विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा होगा, विस्थापन अभिक्रिया, डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूरे ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, एक बार मैं पूरे ऑप्शन लिख देता हूं, एक बार पूरे ऑप्शन लिख देता हूं। सी नंबर में आप लिख दीजिए रेडॉक्स, डी नंबर लिख दीजिए इनमें से सभी। आ जाओ अब देखते हैं, अब देखते हैं, देखो क्या पूछा गया, पूछा गया एक अभिक्रिया दी हुई है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन में है ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अब चयन हो रहा है, कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, कि इनमें से सभी है। आ जाओ देख लेते हैं क्या हो रहा है। आ जाओ देखो, ध्यान से देखो, इस Cu को और इस Cu को, इस Cu से ऑक्सीजन गायब हो गया, यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पे ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब यहां पे इसका अपचयन हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। इधर H2 अकेला था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ गई, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब देखना, अपचयन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो ऑक्सीकरण सही है, अपचयन सही है। अब देखो अगर दोनों साथ में हो जाएं, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, इस तरीके की अभिक्रिया को रेडॉक्स बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी सही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, रेडॉक्स भी हो रहा है, सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, 14 नंबर के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे 15 नंबर में, और इसको ध्यान से समझो। चलो, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बेटा आपने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े होंगे, जब आपने क्या पढ़ा होगा, जब आपने वियोजन पढ़ा होगा, वियोजन, तो बेटा वियोजन में आपने देखा होगा कि वियोजन में हमेशा नीड पड़ती है, किसकी नीड पड़ती है बेटा, हीट की नीड पड़ती है, यानी वियोजन अगर यहाँ पे सही होगा, हाँ ये वियोजन है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 5 प्रकार की अभिक्रियाओं में से एक ऐसी प्रकार की अभिक्रिया है जो बिना हीट के नहीं होती है, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, बेटा आपने पढ़ा होगा, तो ये अलग अलग टाइप से हीट लेती है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है बेटा। वियोजन अभिक्रिया के लिए हीट की आवश्यकता होती है, इसको हीट चाहिए ही चाहिए, अगर रिएक्शन करवानी है तो बिना हीट के रिएक्शन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, और अब आगे क्या पढ़ें बेटा, अब हो चुका है चैप्टर हमारा द इंक। हमने इस चैप्टर की नोट्स बना ली, हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ लिए, हमने इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए, हमने इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज थी, जितने भी एग्जाम्पल थे, सब कुछ देख लिया। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चा यहां से पढ़ रहा है, ये फ्री कोर्स पढ़ रहा है, एक ऐसे कोर्स को पढ़ रहा है जो कि सामने वाले ऑफलाइन बच्चों के लिए तो पेड है, लेकिन आपके लिए बेटा फ्री है। तो अगर आप इस पेड फ्री कोर्स, इसका नाम ये पेड फ्री कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो बेटा आने वाले समय में इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट जैसे ही अपलोड हो जाए, आप लोग घर में प्रैक्टिस कर लेंगे और उसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करवा दूंगा। आई होप सारी चीजें आपको इस चैप्टर की समझ में आई होंगी, नोट्स आपने बनाई होगी, मजा आपको आई होगी। आज गले में प्रॉब्लम थी, इसके लिए फिर से मैं सॉरी बोलता हूं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।